मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान के दोनों पेपरों के बारे में बात करेंगे। दो पेपर होंगे आपके। पहला जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू होता है। उसके अलावा प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक आपका सेकंड पेपर है, जिसमें प्लेटो टू मार्क्स जो लेसन है आपके हैं सिलेबस के अंदर, जिन्हें 3 यूनिट के अंदर बांटा गया है और एग्जाम में हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना हमें अनिवार्य होगा। इसके अलावा हर पेपर में 40-40 मार्क्स के लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें हमें अपनी कॉपी में ही हल करना होगा। आज हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचार का फर्स्ट जो अध्याय है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहला जो अध्याय है वो प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो के बारे में हम जानने से पहले ये जानने कि प्लेटो कौन था और उसके जीवन के बारे में हमें कुछ मालूम होना चाहिए। प्लेटो एक पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसने यूनान में उस वक्त अच्छे से राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन किया और उनके संपूर्ण दार्शनिक जीवन के बारे में हम सब ने जाना भी है। प्लेटो के जन्म एथेंस के एक नगर राज्य में हुआ था, जो एक कुलीन परिवार से संबंधित था। एथेंस का जो व्यक्तित्व था बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, लंबे चौड़े व्यक्तित्व के धनी थे प्लेटो। इसी और उनके नाम का जो अर्थ है वो भी है चौड़ा और चपटा। हर युवा सोचता है कि मैं राजनीति में प्रवेश करूंगा। प्लेटो भी ऐसा ही सोचते थे और वे शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के विचारक थे। एक अच्छे राजनीतिक तो वो नहीं बन पाए, लेकिन एक अच्छे दार्शनिक जरूर वो बन पाए हैं। प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की थी और उस अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होगा। प्लेटो ने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है और उनकी जो अकादमी थी वो पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय मानने का गौरव प्राप्त करती है। अपने जीवन काल में उन्होंने 36 से 38 पुस्तकों की रचनाएं की। उनमें से बहुत अति महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो हैं जैसे सोफिस्ट, लॉज, स्टेटमेंट, रिपब्लिक, मीनो, कीटो आदि। प्लेटो की चिंतन जो पद्धति है वो द्वंदात्मक, विश्लेषणात्मक, स्वोद्देशात्मक, सादर्शात्मक और ऐतिहासिक पद्धति है। उन्होंने अपने सभी ग्रंथों को संवाद रूप में लिखने का प्रयास किया है। उनकी जो शैली है वो प्रश्नोत्तर रूप में, संवाद के रूप में देखी जाती है और चिंतन की जाती है, जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर तर्क वितर्क के आधार पर सत्य का अन्वेषण किया जा सकता है। वह ये दिखाना चाहता है कि यथार्थ में जीवन किस प्रकार का होता है और हम उसे किस प्रकार का सोचते और समझते हैं। उनकी जो अपनी द्वंदात्मक पद्धति है उसका प्रयोग उन्होंने 3 उद्देश्यों से करने का प्रयास किया है: सत्य के अन्वेषण हेतु, सत्य की अभिव्यक्ति, प्रचार हेतु एवं तृतीय है सत्य की परिभाषा हेतु। प्लेटो के गुरु सुकरात हैं। जब उन्होंने अध्ययन आरंभ किया और सुकरात के पास में अध्ययन के लिए गए तो सुकरात की नज़र उन पर पड़ी और सुकरात ने सोचा कि इनसे अच्छा शिष्य मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। प्लेटो एक महान रचनाकार हैं जिन्होंने रिपब्लिक जैसी पुस्तक की रचना की है। इनके जो अध्याय का प्रथम अध्याय हमारे विषय में है वो है प्लेटो का आदर्श राज्य। आदर्श राज्य क्या होता है यह जानने से पहले हमें ये भी जानना आवश्यक है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में क्या क्या चाहते हैं। जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य की अभिव्यक्ति, राज्य के संबंध, उसके वर्ग, आध्यात्मिक आधारशिला, उसका आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद है। आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शास्त्र के हाथों में है, लेकिन क्यों देना चाहते हैं, इन सब के बारे में प्लेटो हमें विस्तार से अपने आदर्श राज्य में समझाने का प्रयास करते हैं। उनके चिंतन का जो केंद्रीय बिंदु है वो है आदर्श राज्य। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और वही हमें समझाने का प्रयास करते हैं वे। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध, इसके बारे में वे कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है
और प्लेटो का मत है कि जैसे राज्य वृक्षों या चट्टानों में पैदा नहीं होते, किंतु उन व्यक्तियों के चरित्रों से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं, निवास करते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं। राज्य तथा व्यक्ति में उसे एक नैतिक समानता या यूं कहना चाहिए कि नैतिक एकता का आभास हुआ है और इसी को वे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महान उद्देश्य है और अच्छे व्यक्तियों का निर्माण प्लेटो के आदर्श राज्य में ही संभव है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति का जो विकास का जो चरण है वो है मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य उत्पत्ति का प्रमुख आधार मान लेना। प्लेटो कई बार ये कहते हुए देखे गए हैं कि जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों से परे होकर जीवन का यापन करता है उसी व्यक्ति को राज्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी इकाई अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, वह केवल अपने राज्य में रहकर ही अपनी चीजों को पूरा कर सकता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों का निर्माण करते हैं और इन्हीं 3 वर्गों के आधार पर वे अपने आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं। एक उत्पादक वर्ग, रक्षा और शासक, जिसे उन्होंने 3 गुणों से परिपूर्ण माना है या यूं कहें कि 3 गुणों से जोड़ने का प्रयास किया है: शुद्धा, साहस, विवेक। और इन 3 के आधार पर ही वे अपने आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। आदर्श राज्य के निर्माण में ये जो 3 वर्ग हैं ये बहुत अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक शासक। इन तीनों के अंदर ये काम करने का प्रयास कर उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करता है, सैनिक वर्ग रक्षा का काम करता है और जो तीसरा वर्ग है वह है दार्शनिक शासक, जो संपूर्ण शासन व्यवस्था को संभालने का प्रयास करता है और उसकी अभिव्यक्ति को पूर्ण करता है। आदर्श राज्य की आधारशिला प्लेटो की दृष्टि में न्याय है, जिसे हम आगे एक अलग बिंदु के रूप में पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ में प्लेटो के 2 तत्व और हैं, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। शिक्षा और साम्यवाद को भी यहाँ हम सिर्फ ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आदर्श राज्य के तत्व हैं। इन्हें आगे हम विस्तार से अलग अलग बिंदुओं में विस्तार से समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। प्लेटो की जो आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं वो हैं: शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। स्त्री एवं पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होना चाहिए। शिक्षा प्रयोजन व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना होता है, क्योंकि नागरिक ही एक राज्य की आधारशिला होते हैं। उन राज्य के नागरिक पर ही डिपेंड करता है कि उस राज्य का विकास कैसा होगा और कैसे वे उन्नति कर पाएंगे। एक तरीके से नागरिक उस राज्य के आधार स्तंभ होते हैं और उन आधार स्तंभों को बनाने का प्रयास शिक्षा करती है, जो उन्हें सीधे और अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के 2 वर्गों, शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित रखा है। तीसरा जो उनका वर्ग है उत्पादक वर्ग, उससे उनको वंचित रखा गया है। यहाँ कभी कभी लगता है कि प्लेटो थोड़े स्वार्थी हो गए हैं और उन्होंने पूरे जो 2 वर्ग हैं उन्हीं को रखने का प्रयास किया है। आदर्श राज्य की जो बागडोर है वो सैनिक शासकों के हाथों में देते हैं और सैनिक शासक दार्शनिक शासकों के हाथों में देने का प्रयास करते हैं। और प्लेटो के दार्शनिक शासक ऐसे हैं जो केवल मात्र राज्य और राज्य के लिए काम करते हैं, जो कंचन और कामिनी से दूर रहते हैं, जिन्हें पैसों से कोई मोह नहीं है, जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ राज्य के कल्याण के बारे में ही सोचना है, समझना है और करना है। प्लेटो के ये जो दार्शनिक शासक हैं बहुत ही बुद्धिशील हैं, विवेकशील हैं, ज्ञानशील हैं, जो अपने ज्ञान के माध्यम से हमेशा राज्य का उत्थान करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की ये अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। बहुत ही विचारकों ने इसे बहुत अच्छा भी माना है, लेकिन कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो प्लेटो की आदर्श राज्य की आलोचना भी करते हैं। वे कहते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह स्वप्निल है, काल्पनिक है, जिसे इस पृथ्वी पर करना या रखना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ये मानते हैं कि अगर देखा जाए और करा जाए प्रयास तो प्लेटो के आदर्श राज्य को संभव बनाया जा सकता है। प्लेटो एक तरीके से व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, वह उस पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाता है।
उत्पादक वर्ग की आलोचक कहते हैं कि प्लेटो नितांत उपेक्षा करता है, वह केवल दो वर्गों के बारे में ही जानने समझने का प्रयास करता है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता भी प्लेटो की आलोचना के लिए एक बिंदु है। आलोचक कहते हैं कि जो दार्शनिक शासक हैं वो संपूर्ण शासक हैं, उनको किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। तो आलोचक कहते हैं कि किसी भी राज्य में जब सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जाए जो निरंकुश हो, जिस पर किसी प्रकार की रोक ना लगी हो, तो वह सत्ता हमेशा निरंकुश ही होती है, वह राज्य के लिए अच्छा कार्य नहीं कर सकती है। कार्य विशेषणात्मक पद्धति भी प्लेटो के सिद्धांत में कुछ उचित नहीं मानी गई है। व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व प्लेटो देता है। जो आलोचक कहते हैं कि समुदाय का निर्माण करने वाले लोगों को कठोरता के साथ 3 भागों में बांट दिया जाए, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। शासन के लिए आवश्यक तत्वों की अपेक्षा। प्लेटो के आदर्श राज्य क्या काल्पनिक है? ऐसा कहा तो नहीं जा सकता कि प्लेटो का राज्य काल्पनिक है। प्लेटो का आदर्श राज्य थोथी भावुकता पर आश्रित नहीं है, ये नितांत अपर्याप्त आदर्श नहीं है, अपितु ये ठोस आधार पर आश्रित आदर्श है, किसी की जिसकी प्राप्ति एक बड़ी सीमा तक संभव हो सकती है अगर प्रयास किए जाए तो। ब्राकर ने कहा है कि साम्यवादी योजना एवं शिक्षा योजना का राज्य के गिने चुने लोगों के लिए प्रस्तुत करना ही इन बातों का द्योतक है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के व्यवहारिक होने के प्रति जागरूक है। स्वयं प्लेटो ने इन शब्दों में अपने आदर्श राज्य के व्यवहारिक होने का दावा किया है। जो कुछ भी राज्य तथा उसकी सरकार के बारे में कहा गया है वे केवल स्वप्न मात्र नहीं है, अत्यधिक कठिन है, किंतु असंभव नहीं है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, आगे के अध्ययन या आगे की जो बिंदु हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे।